राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किसान के हालचाल शानदार हो है ना। देखो अपन ने पिछला जो प्रीवियस पढ़ा है कार्बन और उसके यौगिक बहुत ही ढंग से आपको पढ़ाया है। इतना बढ़िया मैटर दिया है कि आपको क्या है दोस्तों कि कहीं मिलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छा लगा होगा और प्रयास अच्छा लगा हो तो उसमें कुछ बताइए। और आपको कुछ कमी भी लग रही हो, कुछ ऐड करना हो तो उसमें भी मुझे बता सकते होगी। और आपको क्या रिक्वायरमेंट है। देखो आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों किसके बारे में, बहुलक के बारे में। बहुलक के बारे में पढ़ने से पहले आप जो जानते हो उसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे मनुष्य का जो शरीर है दोस्तों, मनुष्य का जो आपका शरीर है, ये मनुष्य का शरीर किससे मिलकर बना होता है। वो साफ सबसे छोटी इकाई आपने पहले ही पढ़ा रखा, कौन सा होता है दोस्त, सेल, आपकी कोशिका। यानी ऐसी कई कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती, उत्तक मिलकर अंग का और अंग मिलकर अंग तंत्र, और इस प्रकार से आपका शरीर का निर्माण होता है। यानी अगर शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई की बात की जाए उसका नाम क्या है, कोशिका। इसी प्रकार से निर्जीव पदार्थों की बात करें दोस्तों, निर्जीव जो पदार्थ है, इस प्रत्येक पदार्थों की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं, वो साफ परमाणु, परम अणु, बिल्कुल साफ, इससे छोटा और हो नहीं सकता। यानी पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या कहते हो दोस्तों, आप उसको परमाणु। ऐसे कई परमाणु मिलकर पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसे कई कोशिकाएं मिलकर शरीर का निर्माण करती है। इट इज क्लियर। इसी प्रकार से यहाँ जो बहुलक है, क्या दोस्तों, बहुलक, बहुलक में भी क्या होता है, छोटी छोटी इकाइयां, छोटी छोटी इकाइयां मिलकर बड़ी इकाइयों का निर्माण करती है। छोटी छोटी इकाइयां मिलकर किसका निर्माण करती है दोस्तों, बड़ी इकाई का निर्माण करती है। देखो अगर अपन इसको बहुलक को तोड़े तो यानी बहुत, है ना। और यहाँ पर क्या है, एक लक, क्या दोस्तों, एक लक। जैसे आपके शरीर की सबसे छोटी इकाई को आपने कोशिका कहा था, पदार्थ की सबसे छोटी कोशिका को आपने परमाणु कहा, इसी प्रकार से बहुलक की सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन है दोस्तों, एक लक। क्या है दोस्तों, एक लक, यानी एक लक, मोनोमर। क्या है दोस्तों, मोनोमर, ठीक है ना। यानी मोनो यानी एक, और यहाँ बहुत, पोली का मतलब क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा। यानी ऐसे छोटे छोटे जो दोस्तों क्या होते हैं, अणु, छोटे छोटे अणु मिलकर बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और उसका उच्च अणुभार वाली बड़ी श्रृंखला का क्या करते हैं दोस्तों, निर्माण करते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों, बहुलक कहते हैं। बात समझ में आ गई, बहुलक क्या होता है, बिल्कुल साफ बात समझ में आ गई। अब बहुलक क्या होता है, देखो सामान्य भाषा में आप बात करते हैं, एक कागज जो सेलुलोज का बना होता है दोस्तों, वो भी क्या है, बहुलक है। सेलुलोज क्या है दोस्तों, बहुलक है ना। सेलुलोज जानते हो ना आप, हाँ, जैसे अपने पेड़ पौधों की छाल से अपने को प्राप्त किया जाता है। आप बात करते हैं दोस्तों, जो पौधे जो होते हैं अपना संचित भोजन स्टार्च के रूप में रखते हैं, तो वो स्टार्च भी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का क्या है दोस्तों, बहुलक है। ठीक है, ये कपड़ा पहन रखा है, ये भी दोस्तों क्या है, बहुलक है। आपने नाइलॉन देखा होगा, है ना, नाइलॉन की और डोरियां वगैरह देखी, सब क्या है दोस्तों, बहुलक है। एक लकड़ी, कोई बहुलक, क्योंकि इनकी कोई ना कोई तो छोटी से छोटी इकाई होगी दोस्तों। और ये छोटी से छोटी इकाई क्या होती है, बड़ी होकर क्या बना देती है दोस्तों, बहुलक बना देती है। आपकी जो चमड़ी है, त्वचा है, ये भी किसी न किसी चीज का बहुलक है दोस्तों। ठीक है, तो यानी एक बहुत बड़ी इकाई होगी दोस्तों, लंबी श्रृंखला होगी, जो भारी श्रृंखला होगी, ठीक है। और उसमें से कोई ना कोई एक उसका क्या रहेगा, एक लग रहेगा। यानी बेसी एक इकाई मिलकर कई इकाइयों का निर्माण यहाँ पर करेंगे, है ना। प्लास्टिक हो गया, है ना, ये सब आपके क्या है दोस्तों, बहुलक के एग्जाम्पल्स। समझ में आ गई। अब इनमें से क्या होता है दोस्तों, आपके जो बहुलक होता है, वो बहुलक एक तो आपके होता है दोस्तों प्राकृतिक बहुलक। कौन होता है दोस्तों, प्राकृतिक बहुलक। जैसे मैंने अभी बात की थी प्राकृतिक बहुलक के अंदर, आपकी कौन सी बात की थी दोस्तों, एक आपका रबर निकलता है दोस्तों ना, रबर आप जानते हो ना, रबर, हाँ, रबर जो एक तो संश्लेषित रबर होता है, लेकिन एक प्राकृतिक रबर होता है। समझ गए, प्राकृतिक मतलब अपने को डायरेक्ट प्रकृति से मिल रहा, मनुष्य के उसमें कोई योगदान नहीं है। एक सेलुलोज होता है दोस्तों, कौन सा होता है दोस्तों, सेलुलोज, ठीक है, स्टार्च। इस प्रकार के ये क्या है दोस्तों, आपके प्राकृतिक बहुलक है, जो अपने को क्या है, प्रकृति से मिलता है। गोंद वगैरह, रेजिन, है ना, रेजिन वगैरह भी क्या होते हैं दोस्तों, ये आपके प्राकृतिक बहुलक है। लेकिन ये कहां से मिलनी चाहिए, प्रकृति से। ये सब पेड़ पौधों से आपको मिलते हैं। आगे बात समझे, ऊन भी एक प्रकार की क्या है दोस्तों, आपकी प्राकृतिक बहुलक के अंदर ही आती है। जो आप या तो वहां जानते ऊन हो सकती है, पेड़ पौधों से प्राप्त ऊन हो सकती है, ये सब के सब आपके कौन है दोस्तों, प्राकृतिक बहुलक के अंदर आते हैं, ये प्राकृतिक बहुलक के अंदर। आप समझ गए। इसी प्रकार से आपका दूसरा कौन सा होगा दोस्तों, संश्लेषित। कौन सा होगा, संश्लेषित, सिंथेटिक, संश्लेषित। संश्लेषित जो होते हैं, या फिर इनको कृत्रिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कृत्रिम, है ना। यानी इनको क्या करता है दोस्तों, मनुष्य इसका निर्माण करता है, मनुष्य इसका निर्माण करता है। अब इसके अंदर क्या हो जाए, जैसे आपने बड़ा अभी बताया, इसके अंदर एक आपको नाइलोन आता है। कौन आता है, नाइलोन। और नाइलोन का एक नाम है नाइलोन 66, टेरिलीन है दोस्तों ना, टेरिलीन। और रेयोन, देखो ये रेयोन पहला बनाया गया। अपन बिल्कुल सबके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अब ये जो संश्लेषित बहुलक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इन बहुलकों को कौन बना, किसने बनाया, अपन ने बनाया, मनुष्य ने बनाया। यानी अपन लैब में इनको तैयार किया है, जिनके एग्जाम्पल है नाइलोन 66, टेरिलीन और रेयोन।
इसी प्रकार से आप प्राकृतिक बहुलक, ये आपको याद करना रहेगा दोस्तों। वहां पूछेंगे निम्न में से कौन से कृत्रिम बहुलक हैं, तो तीन में से मान लो तीन इधर दे दिया, एक ही दे दिया, ये नहीं है, किसी प्रकार से ऑप्शन बना सकते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं दोस्तों रबड़ की, जो कि प्राकृतिक बहुलक है, ये काफी बार पूछा जाने वाला प्रश्न। देखो प्राकृतिक जो बहुलक है रबड़, ये किसका, अच्छा रबर बहुलक है तो इसका कोई ना कोई एकलक होगा भाई, एक इकाई तो होगी है ना, इसका कोई एकलक होगा दोस्तों। अगर इसका जो एकलक होगा उसका नाम है दोस्तों आइसोप्रीन। क्या नाम है दोस्तों? आइसोप्रीन। क्या नाम है दोस्तों? आइसोप्रीन। ओ साहब, आइसो मतलब तो आपने बताया था साहब। हाँ, अब आइसो की संरचना बनाओ साहब। आपको पता है कि CH2, ये CH3 और ये दोस्तों CH3, और इस प्रकार से आइसो ग्रुप बना था। अब आइसोप्रीन क्या होगा दोस्तों? अब आइसोप्रीन आपको क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर CH2 जोड़ दो और यहाँ डबल बॉन्ड करके CH2 जोड़ दो, ठीक है, और एक CH2 एक डबल बॉन्ड किसी एक ग्रुप पर यहाँ पर क्या कर देते दोस्तों, जोड़ देते। तो अब इसकी कितने हो गए, मतलब दो चार और एक पांच हो गया। तो फिर अपन क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा देते हैं। आगे बात समझ, चार हो गए। अब इस प्रकार से इसकी संयोजकता, दो बॉन्ड यहाँ से, तीन एक हाइड्रोजन, टोटल करने हैं चार करने, तो ये लो चार हो गए CH2। ये कौन सा बहुलक है दोस्तों? आइसोप्रीन। अगर इसको ढंग से अगर मैं लिखूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH, और इसको अपन नीचे कर देते हैं और यहाँ पर CH2। इस प्रकार से बहुलक में क्या कर देते हैं दोस्तों, ये एकलक संरचना हो जाती है, और इसके आगे N लगा दूं तो ये तो हो गया दोस्तों एकलक। एकलक है ना, एकलक, और इसका बहुलक बना देते हैं। तो n का मतलब होता है उसकी संख्या कितनी भी हो सकती है, तो इसके आगे लगाने का मतलब है कि ऐसे मान लो मैं 10 लगा दूं तो ऐसे 10 एकलक ले रहे हैं, और इसके अगर मान लो मैं क्या करूंगा इसको दोस्तों, अगर बहुलक बनाना तो क्या करना है इसको, ठीक है, यहां पर अपन CH3 जोड़ देते हैं, इस प्रकार की फ्री वैलेंसी करके, और यहाँ पे n लगा देते हैं। यानी ये क्या, यहाँ पर मान लो यहाँ 10 अगर परमाणु लिए तो यहाँ टोटल एक मिलके ये क्या हो जाएगा, लंबी श्रृंखला के साथ 10 हो जाएगा। ये किसका बहुलक है दोस्तों? आइसोप्रीन। लेकिन जो आपका रबर जो मिलता है ना दोस्तों, आप रबर जो मिलता है वो एक, जैसे देखा होगा ना आपने कि बहुत सारे पेड़ होते हैं उससे, है ना, उसके क्या करते हैं, थोड़ा सा चीरा लगाते हैं दोस्तों। चीरा लगाने पर वो नीचे पात्र लगा देते हैं उसके, है ना, मान लो ये पेड़ दोस्तों, और ये जो पेड़ है यहाँ पर क्या कर देते हैं दोस्तों, चीरा लगा देते हैं, और यहाँ पर कोई ना कोई रस्सी से एक पात्र बांध देते हैं, फिर ये बूंद बूंद करके इसके अंदर ये रस गिरता रहता है। इस रस को क्या कहते हैं दोस्तों, इसका जो रस है पेड़ पौधों से जो प्राप्त होता है रस, इसको कहते हैं दोस्तों लेटेक्स। क्या कहेंगे दोस्तों? लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लेटेक्स, या क्षीर कहते हैं ना, जैसे अपने खीर होती है ना गाढ़ी गाढ़ी, इसी प्रकार से लेटेक्स, या इसको क्या कहेंगे दोस्तों, क्षीर कहेंगे। अब ये जो क्षीर है ये इस ऐसे नहीं कि यू जाने लग जाए भाई। रबर आपने देखा होगा, जो रबर है उसको खींचते हैं, है ना, खींचते ही वापस अपने स्थान पर आ जाता है। जैसे अपन किसी भी चीज को खींचते हैं ना दोस्तों, जितना खींचते हैं उसको कहते हैं तनन सामर्थ्य। भाई ये कितना खींच सकता है, कि उसका तनन सामर्थ्य कितना, भाई किसी वस्तु को खींच रहे हैं, अब ज्यादा खींचोगे आप रबड़ को, ताकत लगा के पूरा खींच लो, रबड़ क्या हो जाएगा, बीच में से टूट जाएगा, यानी उसकी तनन सामर्थ्य क्या है दोस्तों, कम है। तो क्या होगा, एक तो रबर की, अच्छे रबर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी तनन सामर्थ्य होनी चाहिए, है ना, और क्या क्वालिटी होनी चाहिए साहब, उसमें प्रत्यास्थता होनी चाहिए, है ना, प्रत्यास्थ, इलास्टिसिटी उसके अंदर होनी चाहिए। जो इलास्टिक होता है आप जानते हो, जब उसको खींचते हो तो वापस उसी स्थान पर आ जाता है। ऐसा नहीं कि आप खींचते हो उसकी लंबाई बढ़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी लंबाई नहीं बढ़ती, जैसे मैंने कोई खींचा रबर और वापस उसी स्थान पर आ गया, पहले 5 सेंटीमीटर का था अभी 5 सेंटीमीटर, यानी उसमें प्रत्यास्थता का क्या है दोस्तों, गुण है। अब आ जाओ, अब जो रबर होता है, क्षीर होता है, इसके अंदर कोई इतनी तनन सामर्थ्य या प्रत्यास्थता का गुण नहीं होता। अब इसको गाढ़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, इसमें एसिटिक एसिड बनाते हैं। क्या मिलाते हैं दोस्तों? एसिटिक एसिड। क्या मिलाते हैं दोस्तों? एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड मिलाने से क्या हो जाएगा दोस्तों, गाढ़ा हो जाएगा, और इसमें कौन सा गुण आ जाएगा दोस्तों, प्रत्यास्थ, है ना, प्रत्यास्थता का गुण आ जाएगा, यानी ये इलास्टिक हो जाएगा दोस्तों ना, प्रत्यास्थता का गुण आ जाएगा। और इसमें तनन सामर्थ्य लेकिन फिर भी क्या होती है दोस्तों, कम होती है, इतनी प्रत्यास्थता भी नहीं होती, फिर भी इसमें प्रत्यास्थता का गुण आ जाता है, लेकिन तनन सामर्थ्य इतनी भी नहीं होती। तो इसको बढ़िया तनन सामर्थ्य बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है दोस्तों, सल्फर मिलाया जाता है। सल्फर, क्या मिलाया जाता है दोस्तों, सल्फर, और सल्फर को कहते हैं वल्क। क्या कहते हैं दोस्तों, वल्क। क्या कहते हैं, वल्क। अगर इस रबर में जिसमें सल्फर मिला दिया तो उस क्रिया को कहते हैं वल्कीनीकरण, वल्कीनीकरण। आगे मेरी बात से, यही एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न दोस्तों। मैं वापस से बताता हूँ, प्राकृतिक बहुलक रबर, सेलुलोज, स्टार्च, रेजिन, ऊन। अब इसके अंदर आप एक उदाहरण ले रहे हैं रबर का, जिसका एकलक क्या है दोस्तों, इसका एकलक क्या है, आइसोप्रीन है। इसका एकलक क्या है, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन कहां से मिलता है, आपके पेड़ पौधों के रस, ये क्या है, पेड़ पौधों का जो रस है, पेड़ पौधों, इसका रस है, इसके रस को आप लेटेक्स या क्षीर कहते हो। अब इसमें आप क्या मिलाते हो, एसिटिक एसिड मिलाने से गाढ़ा, प्रत्यास्थ और तनन हो जाता है।
अब इसमें आप जैसे ही सल्फर मिलाते हो, जिस क्रिया को कहते हैं वल्किनीकरण, जैसे ही सल्फर मिलाते हो वल्किनीकरण क्रिया करते हो तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, प्रत्यास्थ, शानदार प्रत्यास्थ, और इसमें तनन सामर्थ्य भी इसमें जोरदार आ जाती है। आ गई बात समझ में। ये किसका है, आपका प्राकृतिक बहुलक का मैंने एक उदाहरण लिया। अब मैं इसको आपको क्या कर देता हूं दोस्तों, लिखा देता हूं। ओके, हाँ दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक लाइन और एक दो लाइन लिखी है जो मैं लिखा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका तुरंत। हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आज के लिए इतना ही, अब पढ़ेंगे अपन संश्लेषित रबर के बारे में कल। ओके, जय सिया राम।